बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आपको पता है हम एवोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं और इस एवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपको डार्विनिज्म करवा दिया, नियो डार्विनिज्म करवा दिया, ह्यूगो डेवरीज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन करवा दिया, ठीक है, लेमार्किज्म करवा दिया। आज मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की सपोर्ट में पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस को डिस्कस कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस होते क्या हैं। आप सभी जानते हो कि फॉसिल्स जो हैं वो पेट्रीफाइड रिमेन्स हैं एंड इम्प्रेशंस ऑफ हैं हार्ड पार्ट ऑफ द एंशिएंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन लेयर आफ्टर लेयर like volcanic ash, ice, peat, bog, sand and mud। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? ये डेड रिमेन्स होते हैं हार्ड पार्ट्स के, खासकर यानी फॉसिल में सारे के सारे स्केलेटल सिस्टम आता है जो ढेरों लेयर्स ऑफ डर्ट यानी मिट्टी या सॉइल के अंदर दबा हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एविडेंसेस हैं जिनसे हमें पता चलता है, डायरेक्ट प्रूफ पता चलता है एवोल्यूशन का। तो सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन द रॉक। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जियोलॉजिकल सक्सेशन जो फॉसिल्स की है फ्रॉम अर्ली टू रीसेंट रॉक, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से और कहाँ तक जा चुकी है। दे डिवाइडेड द अर्थ हिस्ट्री इनटू डिफरेंट इराज, नेमली अलग अलग इराज हैं जिसमें आर्कियोजोइक ईरा है, प्रोटेरोजोइक ईरा है, पेलियोजोइक ईरा है, मीजोजोइक ईरा है, क्वेनोजोइक ईरा है और साइकोजोइक ईरा है। और फॉसिल के रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि अलग अलग क्लासेज जो वर्टिब्रेट्स की वो अपीयर हुई हैं फॉसिल्स में भी एक पर्टिकुलर सक्सेशन में। डेवलपमेंट जो हुई है वो पर्टिकुलर सक्सेशन में हुई है। जैसे फॉसिल फिशेज predate all other vertebrate with amphibian, next followed by reptile and then birds and mammal। तो यानी फॉसिल की जो फिश हैं वो किसके ऊपर उनका खाना क्या हुआ करता था? डेड वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस हुआ करते थे, और फाइनली उनका खाना उनको खाते थे रेप्टाइल्स, और फाइनली बर्ड्स एंड मैमल्स। Many transitional forms have been discovered with link older fossils to moderate species। जैसे अगर आप फॉसिल देखें प्री ह्यूमन का और ह्यूमन टाइप का, तो आपको शेप और साइज ऑफ स्कल में चेंजेस नज़र आएंगे। क्योंकि अगर आप पीछे का कोई फॉसिल देखेंगे, अर्ली मैन से पीछे का एप का देखेंगे, गोरिल्ला का देखेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी जो स्कल का साइज़ है वो छोटा है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्कल का साइज भी बड़ा हो गया। नंबर 2 बी पार्ट है बेटा हमारा मिसिंग लिंक। ये तो मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, आपको याद है। मिसिंग लिंक क्या होता है? मिसिंग लिंक होता है एक ऐसी स्पीशीज जिसमें 2 स्पीशीज के कैरेक्टर इकट्ठे हैं, और मिसिंग लिंक हमेशा अर्थ के ऊपर से डिस्टिंक्ट हो चुका होता है। तो बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया था आर्कियोपेटेरिक्स का। आर्कियोपेटेरिक्स में अगर देखें उसके पास बर्ड वाले कैरेक्टर भी और रेप्टाइल वाले कैरेक्टर भी हैं। अगर हम उसके बर्ड वाले कैरेक्टर देखें तो उसके पास विंग्स है। अगर हम उसके रेप्टिलियन कैरेक्टर देखें तो उसके पास क्लॉज हैं, ठीक है, उसके पास टेल है, उसके जो टीथ हैं बड़े बड़े का अपना कार्निवोरस टीथ हैं उसके। सो ये दोनों करेक्टर आपको किस में मिल रहे हैं? एक कॉमन बर्ड में मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं आर्कियोपेटेरिक्स, और इसको हम मिसिंग लिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों करेक्टर कैरी कर रहा है, रेप्टाइल्स के करेक्टर भी और बर्ड के भी। आइए पढ़ें। द फॉसिल फॉर्म विच अपीयर्ड एज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड शोड द करेक्टर्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर कॉल्ड मिसिंग लिंक। दोनों ग्रुप्स का जो करेक्टर शो करता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसको मिसिंग लिंक बोलते हैं। आर्कियोपेटेरिक्स जो है वो एक फॉसिल बर्ड है जो एक मिसिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल के अंदर। तो आप नोटिस करो ये दोनों तरह के करेक्टर शो करता है एनिमल्स के, यानी बर्ड के करेक्टर भी उसमें होते हैं और रेप्टाइल के भी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स,
जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से बनी हैं। तो जब भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, बर्ड जब भी अपने एग के अंदर होती है तो उसकी बीक के अंदर टीथ आते ही आते हैं, पर वो झड़ जाते हैं क्योंकि जो उसका फूड होता है यूजुअली लिक्विड होता है, टीथ की नीड नहीं होती। पर टीथ आ रहे हैं ना, तो यानी हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि बर्ड्स कहाँ से आई हैं, रेप्टाइल से। रेप्टाइल्स में इतने चेंजेस होते गए, इतने चेंजेस होते गए, इतने चेंजेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन होते गए कि फाइनली बाद में वो बर्ड बन गई। फिर उसके बाद है जी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स। पेलियोंटोलॉजिस्ट जो हैं उनके पास ट्रेसेस हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ सेम एनिमल लाइक हॉर्स, कैमल और एलिफेंट। अगर आप हॉर्स, कैमल और एलिफेंट्स की कंपेयर करोगे ना एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो आपको बिल्कुल आसपास मिलेंगी। फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें ये बात बताते हैं कि जो हॉर्स के एंसेस्टर थे ना, जो आज का हॉर्स है उससे बहुत छोटे हुआ करते थे, ठीक है, बहुत छोटे होते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बेटा, आपको पूरी एक लाइफ हिस्ट्री दिखाई हुई है। कहाँ से हॉर्स स्टार्ट हुआ था, ईओ हिप्पस से। देखो कितना छोटा है, यानी 28 सेंटीमीटर, और इक्वस तक पहुँच गया। आज का जो हॉर्स है, मॉडर्न हॉर्स, उसको इक्वस बोलते हैं। और देखो जी 150 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ है, ठीक है। और धीरे 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 आप नोटिस करोगे, पहले कितने ज़्यादा टोज नज़र आ रहे हैं, उनमें डिजिट्स नज़र आ रहे हैं आपको। धीरे धीरे ये डिजिट्स कम हो गए क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। इसी तरह अगर हम दांतों के बारे में बात करें, सबसे पहले मोलर देखोगे तो मोलर में आप देखिए, आपको नोट नज़र आ रहा है, रूट देखे किस तरह से, फिर क्राउन देखे कैसे कैसे चेंज हो गया, और आज का टीथ कैसा हो गया। They grow in sizes in the present day horse having a single functional toe and 2 splint bones in each foot. Similarly, evolution has taken place in other animals also. बाकी एनिमल्स में भी एवोल्यूशन ने अपना रोल प्ले किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है बेटा, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन है, रेप्लिका प्लांटिंग के ऊपर आपको एक छोटा सा नोट डिस्कस करना है। जोशुआ लेडरबर्ग और एस्थर लेडरबर्ग ने एक रेप्लिका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अडेप्टेशन के ऊपर। तो उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर करा था बेटा लेबॉर्ट्री में। कैसे किया था, बैक्टीरिया की सस्पेंशन को स्प्रे किया उन्होंने अगर प्लेट के ऊपर। फिर लेडरबर्ग ने क्या करा, उसके ऊपर अगर प्लेट के ऊपर अलग अलग कॉलोनीज ऑब्टेन की, मतलब सबसे पहले उसने स्प्रे यानी ढेर सारे बैक्टीरियाज को छोड़ दिया अगर प्लेट पे ग्रो होने के लिए। फिर उसने उसमें ढेर सारी कॉलोनीज ऑब्टेन की, और उन्होंने इस अगर प्लेट को, जिसके ऊपर ढेर सारी कॉलोनी थी बैक्टीरियाज को, मास्टर प्लेट छोड़ा, जो समझ लिया। फिर उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक के ऊपर इसको फिक्ट कर दिया। एक वेलवेट कपड़ा लिया, वेलवेट कपड़े को वुडन ब्लॉक के ऊपर फिक्स कर दिया, और जब वो उस वेलवेट कपड़े को प्रेस करते थे अगर प्लेट के ऊपर, तो कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते थे, ठीक है। और फाइनली इस तरह से उन्होंने अलग अलग कॉलोनी बना दी। फिर उन्होंने एक और ऐसी अगर प्लेट ली जिसमें पेंसिलिन थी। लेडरबर्ग ने क्या करा, पेंसिलिन प्लेट को वेलवेट के साथ अप्लाई करा। तो उन्होंने ये नोटिस करा कि जिस प्लेट के ऊपर पेंसिलिन थी उसके अंदर उनको वही बैक्टीरिया मिले जो पेंसिलिन रेजिस्टेंट थे, जिनके ऊपर पेंसिलिन का कोई असर नहीं होता था, और वो बैक्टीरिया की कॉलोनी धीरे धीरे ग्रो करती गई। तो फाइनली उन्होंने ये डिस्कवर करके बताया कि जब अलग अलग उन्होंने फैमिलीज बना ली, कॉलोनीज बना ली, और हर कॉलोनी के अंदर उन्होंने पेंसिलिन को डाला, जो कॉलोनी पेंसिलिन के साथ भी सर्वाइव कर गई वो पेंसिलिन रेजिस्टेंट बन गई, और बाकी सारी कॉलोनीज खत्म हो गई। अब लेमार्क का क्या व्यू था, कहता पेंसिलिन का एक इंड्यूस रेजिस्टेंस पावर होती है। पेंसिलिन ने धीरे धीरे बैक्टीरियाज के डीएनए में चेंज लेकर आई, जिससे क्या हो गया, वो अपनी कॉलोनी बनाने लग गए, और फाइनली उनके ऊपर पेंसिलिन ने असर करना बंद कर दिया। पर डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि दोनों तरह का बैक्टीरिया, सेंसिटिव और जो पेंसिलिन से रेजिस्टेंट है, मतलब दो तरह के बैक्टीरिया ने बेटा, एक तो जिसको पेंसिलिन किल कर देती है, एक को नहीं किल कर पाती। अच्छा, पर पेंसिलिन मीडियम के अंदर पेंसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सिलेक्टेड किए गए क्योंकि वो वहाँ पे एडवांस हो गए थे, उनके ऊपर पेंसिलिन का कोई असर नहीं हुआ, वो वहाँ पे सर्वाइव कर गए।
और उन्होंने एडवांटेज इस चीज़ की उठाई। वाइल सेंसिटिव बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ पेंसिलिन वर रिजेक्टेड बाय नेचर, दस लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट वॉज एक्सेप्टेड। सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। हम लोगों ने कुछ ऐसे बैक्टीरिया लिए जो पेंसिलिन डालने पे मर जाते थे, उनकी अलग अलग कॉलोनीज बनाई। तो डार्विन थ्योरी ये कहती है कि जब भी उन कॉलोनी के अंदर हमने दोबारा पेंसिलिन डाली तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो पेंसिलिन के इफेक्ट को सह गए, यानी वो बैक्टीरिया पेंसिलिन रेजिस्टेंट हो गए। तो जिन बैक्टीरियाज में तो बेटा पेंसिलिन कुछ कर नहीं पाई, जो बैक्टीरिया पेंसिलिन रेजिस्टेंट हो गए वो वाली कॉलोनी सर्वाइव कर गई, उसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया। और जो कॉलोनी पेंसिलिन के एक्शन को नहीं सह पाई और उसकी डेथ होगी, उसको नेचर ने रिजेक्ट कर दिया और टाइम के साथ वो ख़त्म हो गई। तो ये है बेटा रेप्टिलिका प्लेटिंग और प्लांटिंग एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। सिंपल, जोशुआ लेडरबर्ग और एस्थर लेडरबर्ग दोनों ने मिलके ग्रोथ करवाई अगर की प्लेट के ऊपर बैक्टीरिया की। फिर सिलिकॉन के क्लोथ को बार बार वो उसके ऊपर प्रेस करते थे, सिलिकॉन के क्लोथ के ऊपर आ जाता था बैक्टीरिया, तो उससे नई कॉलोनी बनाते थे। उन्होंने ढेरों कॉलोनी बनाई, फिर पेंसिलिन सिक्रीट की। तो जो कॉलोनी तो के बैक्टीरिया इवॉल्व हो गए जिनमें म्यूटेशन आ गई, जो पेंसिलिन के चेंज को सर्वाइव कर गए, मतलब जो पेंसिलिन रेजिस्टेंट हो गए, वो पॉपुलेशन बढ़ गई। जो पेंसिलिन सेंसिटिव थे वो सब खत्म हो गए। ये आज का लेक्चर है। अच्छे से पढ़ना, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ।